में हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कर्व के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर्स में हम सिंगल स्टेज एम्पलीफायर का फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कर्व डिस्कस कर चुके हैं। तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के लिए भी सेम वैसा ही कर्व मिलेगा। तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का जो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कर्व है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज, सेकेंड इज मिड फ्रिक्वेंसी रेंज एंड थर्ड इज हाई फ्रिक्वेंसी रेंज। तो हमारा फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कर्व कुछ इस तरीके से दिखता है। तो ये आपका लोअर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट FL है और ये अपर फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट FU है। अब यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड केयरिंग पॉइंट ये है कि लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज एंड अपर फ्रिक्वेंसी रेंज में गेन धीरे धीरे डिक्रीज़ करता रहता है। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज एंड अपर फ्रिक्वेंसी रेंज में गेन डिक्रीज़ क्यों कर रहा है, इसका रीज़न क्या है। यहाँ 0 से FL तक लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज होता है और अगर अपर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी FU से आगे या ज़्यादा मूव करते हैं तो ये हाई फ्रिक्वेंसी रेंज कहलाता है। लोअर फ्रिक्वेंसी रेंज एंड हाई फ्रिक्वेंसी रेंज के बीच में ही मिड फ्रिक्वेंसी रेंज होता है। बैंडविड्थ अगर यहाँ से फाइंड आउट की जाए तो अपर फ्रिक्वेंसी एंड लोअर फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस बैंडविड्थ देता है। ये जो ग्राफ है हमने गेन एंड फ्रिक्वेंसी के बीच में ड्रॉ किया है। तो यहाँ से हमें जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो वैसे वैसे हमारा गेन में वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो पहला हम डिस्कस करेंगे कि लो फ्रिक्वेंसी पर हमारा गेन क्यों डिक्रीज़ करना स्टार्ट करता है। तो हमें पता है कि XC इज इक्वल टू, अगर हम रिएक्टेंस की बात करें तो रिएक्टेंस XC इज इक्वल टू 1/2πfc होता है। लो फ्रिक्वेंसी की बात हमने की है कि लो फ्रिक्वेंसी पर हम देख रहे हैं कि हमारा गेन डिक्रीज़ क्यों करता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे लो फ्रिक्वेंसी अगर हम यहाँ पर करें, लो फ्रिक्वेंसी करने से जो हमारा रिएक्टेंस होगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा। तो लो फ्रिक्वेंसी पर अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इंक्रीज़ कर जाएगा तो जो हमारे कपलिंग कैपेसिटर और जो बाईपास कैपेसिटर कनेक्टेड हैं सर्किट में, क्योंकि हमने जो भी एम्पलीफायर डिज़ाइन किया है उसमें हमारे पास कपलिंग कैपेसिटर्स को हमने कनेक्ट किया था एक स्टेज से दूसरी स्टेज को कनेक्ट करने के लिए, और बाईपास कैपेसिटर वो हमारा कनेक्टेड था एमीटर रेजिस्टेंस के क्रॉस। तो यहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी पे जो हमारा कपलिंग कैपेसिटर है, लो फ्रिक्वेंसी पर जो कपलिंग कैपेसिटर का जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। मतलब कि हम कह सकते हैं कि अगर आप आइडियल केस की बात कर रहे हैं तो अगर हम जीरो फ्रिक्वेंसी बोल रहे हैं कि जीरो फ्रिक्वेंसी पर जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जो कपलिंग कैपेसिटर है वो एक तरीके से ओपन सर्किट बिहेव करने लगेगा, रिएक्टेंस आपका क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो जो कपलिंग कैपेसिटर है वो इनफाइनाइट बिहेव करने लगेगा। तो वहाँ पर जो कलेक्टर रेजिस्टेंस जो लगा हुआ है वहाँ पर क्या होने लग जाएगा, उस रेजिस्टेंस पे ड्रॉप होने लग जाएगा। और अगर ड्रॉप होने लगेगा, क्योंकि आरसी पर ही हम क्या ले रहे हैं, अगर हम लास्ट स्टेज की बात करें तो आरसी पर ही हम आउटपुट ले रहे हैं, तो वहाँ से क्या होगा कि वहाँ पर अगर ड्रॉप होगा तो एक तरीके से हम देखेंगे कि हमारा गेन क्या हो जाएगा, आउटपुट पे गेन क्या करेगा, डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बाईपास कैपेसिटर की, बाईपास कैपेसिटर भी लो फ्रिक्वेंसी के लिए बाईपास कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होगा वो हाई हो जाएगा, मतलब बढ़ेगा। तो जो बाईपास कैपेसिटर होगा वो क्या करने लगेगा, एसी कंपोनेंट को पूरी तरीके से बाईपास नहीं करेगा। मतलब क्या है कि कुछ ना कुछ एसी का पार्ट एमीटर रेजिस्टेंस जो आ रही है उसके थ्रू फ्लो होने लगेगा। तो जब थोड़ा सा पार्ट आपके एमीटर रेजिस्टेंस आरई के थ्रू फ्लो होने लगेगा तो इसका मतलब क्या है कि जो नेट गेन है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। तो यही दो रीज़न्स हैं कि आपके जो कपलिंग कैपेसिटर है एंड बाईपास कैपेसिटर है, इन दोनों की वजह से ही जो हमारा गेन होता है वो डिक्रीज़ करने लगता है लो फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट पे। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाई फ्रिक्वेंसी रेंज पर हमारा गेन क्यों डिक्रीज़ करने लगता है। तो हमें पता है कि जो हमारा बीटा होता है, बीटा क्या करता है, वो फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पर डिपेंड करता है। अगर बीटा फ्रिक्वेंसी की वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर फ्रिक्वेंसी हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम हाई फ्रिक्वेंसी पर गेन देख रहे हैं कि क्यों डिक्रीज़ कर रहा है, तो यहाँ पर मतलब क्या है, हाई फ्रिक्वेंसी का मतलब क्या है कि हम फ्रिक्वेंसी को धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे। फ्रिक्वेंसी को अगर हम धीरे धीरे इंक्रीज़ करेंगे तो हमारा जो बीटा होता है वो क्या करने लगता है, डिक्रीज़ करने लगता है। और अगर बीटा डिक्रीज़ करेगा तो गेन हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। इसलिए हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम फ्रिक्वेंसी को बढ़ाते हैं, फ्रिक्वेंसी बढ़ने से हमारा जो बीटा होगा वो क्या करेगा, धीरे धीरे डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा। बीटा धीरे धीरे डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर देगा और बीटा के कम होने से हमारा जो गेन होगा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट रीज़न क्या है कि हाई फ्रिक्वेंसी पर हमारा गेन क्यों कम होने लगता है। तो हमें पता है कि ट्रांजिस्टर में
दो जंक्शंस होते हैं, एक हमारा एमीटर बेस जंक्शन होता है और एक होता है हमारा कलेक्टर जंक्शन। तो यहाँ पर ट्रांजिस्टर में जो दो जंक्शंस होते हैं, इन दोनों जंक्शन के बीच में डिप्लीशन लेयर होती है। तो जो डिप्लीशन लेयर होती है, इन डिप्लीशन लेयर्स के बीच में क्या होते हैं, कैपेसिटेंस क्रिएट होने लगते हैं। तो ये देखिए आप क्या है, ये ट्रांजिस्टर है, ये आपका एमीटर बेस जंक्शन है, ये क्या है, कलेक्टर जंक्शन है। वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारे ये जंक्शंस होंगे, इन जंक्शंस के बीच में कैपेसिटेंस क्रिएट होना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये एक देखें तो ये एक बेस टर्मिनल है, ये क्या है आपका कलेक्टर टर्मिनल है, एंड ये क्या है, एमीटर टर्मिनल है। तो टर्मिनल्स के बीच में भी कैपेसिटर फॉर्म होने लगते हैं, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके से आपका किसी मेटेलिक पार्ट से टर्मिनल बना हुआ है। तो मेटल के बीच में अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक प्रेजेंट है आपका, तो वो क्या कर जाए, वो क्या एक तरीके से बिहेव करने लगेगा, कैपेसिटर की तरह बिहेव करने लगेगा। तो जो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं या फिर ये जो लीड हैं, उनके बीच में कैपेसिटर फॉर्म हो जाता है। तो इन कैपेसिटेंस को हम क्या कहते हैं, इंटर वायरिंग कैपेसिटेंस कहते हैं। और जो जंक्शन के बीच में जो हमारे कैपेसिटेंस क्रिएट होते हैं, तो उनको हम कहते हैं इंटर इलेक्ट्रोड कैपेसिटेंस। तो इन कैपेसिटेंस को हम क्या कर सकते हैं, इनको रिमूव नहीं किया जा सकता है। तो अगर यहाँ पर कैपेसिटेंस फॉर्म हो रहा है, तो कैपेसिटर अगर फॉर्म होगा तो फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट होगा। तो हाई फ्रिक्वेंसी के लिए जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो क्या करेगा, डिक्रीज़ करेगा। और अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज़ करेगा तो जो हमारा गेन होगा वो डिक्रीज़ करने लगेगा। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस डिक्रीज़ होने की वजह से गेन अगर डिक्रीज़ करेगा तो इसको हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक फिनोमिना। तो ये क्या है कि अगर हम देखें कि कलेक्टर बेस जंक्शन के बीच में जो कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है, उसकी वजह से गेन डिक्रीज़ हो रहा है। अगर बेस इमीटर के बीच में जो कैपेसिटर फॉर्म हो रहा है, उस पर देखें तो हाई फ्रिक्वेंसी पर जो आपका बेस इमीटर कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, वो हाई फ्रिक्वेंसी पे डिक्रीज़ करने लगेगा। अगर वो हाई फ्रिक्वेंसी पे डिक्रीज़ करने लगेगा, क्योंकि ये बेस इमीटर कैपेसिटेंस जो फॉर्म हो रहा है वो इनपुट साइड फॉर्म हो रहा है। ये देखिए आपका क्या है, बेस टर्मिनल है, यहीं पर हम इनपुट अप्लाई करते हैं। तो ये जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर्म हो रही है वो बेस साइड फॉर्म हो रही है, मतलब इनपुट साइड फॉर्म हो रही है। तो अगर आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस बेस साइड डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो इनपुट इम्पिडेंस है वो डिक्रीज़ करेगा। एंड अगर इनपुट इम्पिडेंस डिक्रीज़ करेगा तो गेन यहाँ पर हमारा क्या करने लगेगा, डिक्रीज़ करने लगेगा। तो ये भी एक रीज़न है कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस फॉर्म होते हैं लीड के बीच में या फिर जंक्शंस के बीच में, उनकी वजह से हमारा जो गेन है वो डिक्रीज़ करने लगता है। तो यही 3 रीजंस हैं जो हाई फ्रिक्वेंसी पर गेन को डिक्रीज़ करते हैं, कि एक तो बीटा हमारा फ्रिक्वेंसी डिपेंडेंट होता है, उसकी वजह से गेन डिक्रीज़ करता है। जो कनेक्टिंग लीड्स हैं उनके बीच में कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाते हैं, और ट्रांजिस्टर्स के जो जंक्शन हैं उनके बीच में कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाते हैं, उनकी वजह से हमारा जो गेन है वो डिक्रीज़ करने लगता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि मिड फ्रिक्वेंसी रेंज में हमने देखा था, जो हमने फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व ड्रॉ किया था, उसमें जो मिड फ्रिक्वेंसी रेंज थी, लो फ्रिक्वेंसी एंड जो अपर फ्रिक्वेंसी था, उन दोनों के बीच में जो हमारा गेन था वो क्या था, फ्लैट था, कांस्टेंट था। तो वो क्यों था, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इस रेंज में जो आपका कपलिंग कैपेसिटर होता है, उसकी जो रिएक्टेंस होगी, उसका जो वैल्यू होगा रिएक्टेंस का, वो क्या करने लगता है, धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगता है। और यहाँ पर जब कपलिंग कैपेसिटर का रिएक्टेंस डिक्रीज़ करने लगेगा, तो फ्रिक्वेंसी बढ़ने पर रिएक्टेंस डिक्रीज़ कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि गेन क्या करेगा, यहाँ पर इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। लेकिन हाई फ्रिक्वेंसी पे क्या होता है कि जो रिएक्टेंस है फर्स्ट स्टेज की, तो हमने वहाँ पर देखा था कि जब हमने सिंगल स्टेज एम्पलीफायर या फिर मल्टी स्टेज एम्पलीफायर पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने देखा था कि हाई फ्रिक्वेंसी पर जो हमारा रिएक्टेंस था, जो फर्स्ट स्टेज का जो हमने गेन देखा था, वो क्या हो रहा था, जो उसका ओरिजिनल या फिर सेल्फ गेन था उससे बहुत ही कम गेन आ रहा था। वो क्यों आ रहा था, क्योंकि वहाँ पर लोडिंग इफेक्ट की प्रॉब्लम आ रही थी। तो फर्स्ट स्टेज में क्या होता है कि लोडिंग इफेक्ट की प्रॉब्लम बढ़ने लगती है हाई फ्रिक्वेंसीज़ पर, जिससे हमारा गेन क्या हो जाता है, डिक्रीज़ करने लगता है। तो इन दोनों फैक्टर्स की वजह से क्या होता है कि अगर ये दोनों क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पर एक तरीके से जब कपलिंग कैपेसिटर की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो वहाँ पर जो रिएक्टेंस की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज़ हो रही है, तो गेन क्या कर रहा है, इंक्रीज़ होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर हम नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में क्या है कि लोडिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, फर्स्ट स्टेज में लोडिंग इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि हमारा वहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज का जो गेन होता है वो क्या होता है, वो डिक्रीज़ करता है। तो फर्स्ट स्टेज का गेन जो होता है, मतलब कि जो फर्स्ट स्टेज का जो ओरिजिनल गेन है, उससे भी हमारा गेन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम क्या क्रिएट करती है, ये लोडिंग इफेक्ट की प्रॉब्लम क्रिएट करती है,
जिसकी वजह से गेन क्या हो जाता है, डिक्रीज़ करने लगता है। तो ये दोनों फैक्टर क्या करते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। इसी वजह से, क्योंकि एक क्या कर रहा है, एक की वजह से गेन बढ़ रहा है लेकिन एक की वजह से गेन घट रहा है। तो जब एक की वजह से गेन बढ़ रहा है और दूसरे की वजह से गेन उतना ही घट रहा है, तो एक दूसरे को ये दोनों क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से जो चेंजमेंट आएगा, कोई चेंजमेंट नहीं देखने को मिलेगा हमें। मतलब कि अगर थोड़ा सा बढ़ रहा है और जितना बढ़ रहा है उतना ही डिक्रीज़ कर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा कोई भी वेरिएशन नहीं आया। तो अगर कोई वेरिएशन नहीं आया तो मिड फ्रिक्वेंसी रेंज पे जो हमारा गेन रहेगा वो कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि हमने जो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कर्व देखा था, तो मिड फ्रिक्वेंसी रेंज पर हमने कर्व जो देखा था वो फ्लैट देखा था, इसीलिए क्योंकि यहाँ पर कपलिंग कैपेसिटर की वजह से गेन इंक्रीज तो कर रहा है लेकिन लोडिंग इफेक्ट की वजह से गेन क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। तो अगर लोडिंग इफेक्ट की वजह से गेन डिक्रीज़ कर रहा है और कपलिंग कैपेसिटर की वजह से गेन इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जो फ्रिक्वेंसी पर जो वोल्टेज गेन है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। तो अगर वोल्टेज गेन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है कि हमारा वोल्टेज गेन कांस्टेंट है। तो मिड फ्रिक्वेंसी रेंज पर वोल्टेज गेन कैसा होता है, कांस्टेंट होता है, या फिर कह सकते हैं कि फ्लैट होता है। अगर हम फ्रिक्वेंसी रेंज की बात करें तो लो फ्रिक्वेंसी रेंज जो होती है 50 हर्ट्ज से कम की रेंज को यहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी रेंज कहा जाता है। हाई फ्रिक्वेंसी रेंज या फिर अपर फ्रिक्वेंसी रेंज को हम लोग क्या कहेंगे, अगर 20 किलोहर्ट्ज से फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ कर रही है तो यहाँ पर वो क्या होगी, अपर फ्रिक्वेंसी रेंज होगी। एंड मिड फ्रिक्वेंसी रेंज क्या होगी, इन दोनों के बीच में होगी। तो 50 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज की जो रेंज होगी वो मिड फ्रिक्वेंसी रेंज होगी। एंड अगर हमें बैंडविड्थ फाइंड आउट करना है तो अपर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस हमें क्या दे देगा, बैंडविड्थ देगा। अब अगर हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की मेरिट की बात करते हैं तो मेरिट क्या है कि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर को ऑडियो रेंज में यूज़ किया जा सकता है। ये बहुत ही सस्ते होते हैं और स्मॉल सर्किट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम कपलिंग कैपेसिटर ही यूज़ कर रहे हैं एज अ कपलिंग डिवाइस। तो कपलिंग जो कैपेसिटर्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज़ के होते हैं, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि ये सर्किट कैसा है, स्मॉल होता है। एंड अगर हम कहते हैं कि ये बहुत ही चीप होते हैं, तो जो भी इनमें हम कंपोनेंट्स यूज़ कर रहे हैं, रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं, कैपेसिटेंस यूज़ कर रहे हैं और ट्रांजिस्टर ही यूज़ कर रहे हैं, तो ये कैसे होते हैं, ये बहुत ही सस्ते होते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है वो बहुत ही सस्ता होता है। एंड इसको ऑडियो रेंज में यूज़ करते हैं क्योंकि आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का जो फ्रिक्वेंसी रिस्पांस कर्व होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए इनको हम लोग ऑडियो रेंज में यूज़ करते हैं। अब अगर हम डीमेरिट देखें तो डीमेरिट क्या होता है कि लो फ्रिक्वेंसी रेंज के लिए आरसी कपल्ड एम्पलीफायर को यूज़ नहीं किया जाता है एंड ये इम्पीडेंस मैचिंग प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर जो हम कपलिंग डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, एज अ कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमें इम्पीडेंस मैचिंग नहीं प्रोवाइड करता है, क्योंकि यहाँ पर लोडिंग इफेक्ट की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है हमें। नेक्स्ट अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर को रिकॉर्ड प्लेयर्स में यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि हम इनको ऑडियो रेंज में यूज़ कर रहे हैं, तो जो ऑडियो रेंज के जो भी डिवाइसेस होंगी उनको हम यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर टेलीविज़न रिसीवर में हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का यूज़ कर सकते हैं, रेडियो रिसीवर्स में यूज़ किया जा सकता है, टेप रिकॉर्डर में एंड पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम्स में आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का यूज़ किया जा सकता है।